वीडियो में हम बात करेंगे अपने सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर 1 के पार्ट 3 के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम 2-3 वीडियोस अपनी इसी बेसिक पर बनाने वाले हैं, क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेटमेंट क्यों ली गई है, इसका मेन पर्पस क्या है और ये क्या काम करती है और कहाँ से स्टेटमेंट को हमने लिया है। ठीक है, तो वही सारे डिस्कशन हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो आप अपने इस लेक्चर को, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद, ये लेक्चर देखने के बाद आपको किसी भी पॉइंट में, किसी भी स्टेटमेंट पे आपकी सी लैंग्वेज की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो को, इस लेक्चर को बनाने का, वो ये है कि हम इसमें जानेंगे कि किस तरीके से जो हमारा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है। एंड द सेकेंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर इज हाउ टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर यूजिंग सी लैंग्वेज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर के उन 3 हार्डवेयर्स के बारे में, 3 इंपॉर्टेंट हार्डवेयर्स के बारे में। क्या क्या है वो हार्डवेयर? सबसे पहला हार्डवेयर है आपका प्रोसेसर। ठीक है, सबसे पहला हार्डवेयर प्रोसेसर। सेकंड वन इज योर, ठीक है, रैम और हार्ड डिस्क। वो 3 हार्डवेयर कौन कौन से आपके कंप्यूटर के? प्रोसेसर, रैम एंड हार्ड डिस्क। ठीक है, तो जब भी कोई प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो क्या होता है इन हार्डवेयर्स के साथ, मतलब इनका रोल क्या होता है, इनके फंक्शंस क्या है जब भी हम किसी प्रोग्राम को रन करा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, .exe फाइल। ठीक है, इसका मतलब होता है .exe फाइल का मतलब है वो एक सॉफ्टवेयर। exe का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, अब अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर आपने बनाया है, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो, कोई भी फाइल आप बना रहे हो यूजिंग सी लैंग्वेज। ठीक है, आपने सी लैंग्वेज को यूज करके कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, उसमें आपने प्रोग्रामिंग करी है, तो आप अपने क्लाइंट और कस्टमर को क्या देंगे? एक एग्जीक्यूटेबल फाइल ही तो देंगे, बिकॉज .exe फाइल ही हमारा सॉफ्टवेयर है। ये देखो, ये जो sum.exe लिखा हुआ है ये एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास। अब हमें वो फाइल को कैसे चलाएंगे? ठीक है, लाइक आपने उसे फाइल दे दी। ठीक है, उसे फाइल देने के बाद वो उसने क्या करा, हार्ड डिस्क में अपनी फाइल को क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। ठीक है, उस फाइल को उसने कहाँ स्टोर कर दिया? उस फाइल को उसने स्टोर कर दिया अपनी हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है, मतलब कंप्यूटर में उसने उस फाइल को सेव कर दिया, नॉर्मली हम ये भी कह सकते हैं। अब इसको क्या करना है? उस प्रोग्राम को चलाना है, वो उसे चलाना चाहता है। उसके लिए वो क्या करेगा? वो डबल क्लिक करेगा। ठीक है, डबल क्लिक करेगा। जैसे ही वो उसके ऊपर डबल क्लिक करेगा, वो जो इसकी जो एक कॉपी है, जो आपके इस सॉफ्टवेयर की, इस फाइल की जो कॉपी बनेगी, वो जाकर लोड हो जाएगी आपके रैम के अंदर। इस तरीके से वो कॉपी आपके रैम के अंदर जाकर क्या हो गई? स्टोर हो गई। ठीक है, लोड हो गई। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने एक नोटिस किया, वो ये है कि जब भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है सबसे पहले वो रैम के अंदर लोड होगा। ठीक है, जब भी कोई प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा सबसे पहले रैम के अंदर जाके लोड होगा। कोई भी प्रोग्राम रैम में लोड हुए बिना, कोई भी प्रोग्राम रैम में लोड हुए बिना रन नहीं होता। ठीक है, दैट मीन्स कि सारे एक्टिव प्रोग्राम हमारे रैम के अंदर होते हैं। ठीक है, वो लोड मतलब अपने एग्जीक्यूट होने से पहले, रन होने से पहले वो हमारा रैम के अंदर स्टोर हो रहा है। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे सारे एक्टिव प्रोग्राम रैम के अंदर लोड हो रखे हैं। ठीक है, अब हार्ड डिस्क में उसकी क्या रहती है? एक प्रोग्राम की एक कॉपी हार्ड डिस्क के अंदर रहती है। ठीक है, क्योंकि रैम एक वॉलेटाइल है नेचर में। अगर रैम के अंदर कोई भी डेटा, रैम के अंदर कोई भी डेटा अगर हमारा वैनिश आउट होता है, तब ही हार्ड डिस्क के अंदर वो डेटा आपका रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा रैम के अंदर हमारे सारे क्या होते हैं? एक्टिव प्रोग्राम होते हैं। ठीक है,
उसकी जो अब प्रोग्राम के लोड होने के बाद मे बी कुछ एरिया ऐसा हो सकता है जो एम्प्टी हो, बिल्कुल हो सकता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की कि प्रोग्राम को चलाने के लिए वो मेमोरी को किस तरीके से एलोकेट करवाएगा। ठीक है, इसी को हम मेमोरी मैनेजमेंट भी कहते हैं। जैसे कि प्रोग्राम को मेमोरी मिल जाती है, ठीक है, कोई प्रोग्राम हमें रन कराना है, उसको अगर मेमोरी मिल जाती है, वैसे ही हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। हमारा प्रोग्राम क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया, प्रोग्राम क्या होता है, हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत सारे 0 एंड 1 की फॉर्म में मतलब होते हैं। जो पहले 16 0 एंड 1 होते हैं ना, वो हमारी होती है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। सेम एज नेक्स्ट हमारे 16 0 एंड 1 होते हैं, वो हमारी होती है सेकेंड इंस्ट्रक्शन, एंड सो ओ। इसी तरीके से हमारी जो होती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारे पास बन जाता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस का। ठीक है, अब देखिए, अब इंस्ट्रक्शन है उसका साइज क्या है, 16 बिट का है। तो पहली इंस्ट्रक्शन हमारे प्रोग्राम की वो जाएगी प्रोसेसर के पास। ठीक है, जो पहली इंस्ट्रक्शन है हमारे प्रोग्राम की, वो जाएगी हमारे प्रोसेसर के पास। ठीक है, हमारी पहली इंस्ट्रक्शन चली गई प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर के अंदर मतलब प्रोसेसर जो है एमयू है, मेमोरी यूनिट, उसके अंदर ना हमारे छोटे छोटे मेमोरी डिवाइसेस होते हैं एमयू के अंदर। तो जो ये मेमोरी डिवाइसेस होते हैं ना, वो ही हमारे रजिस्टर्स कहलाते हैं। और जो ये रजिस्टर में से एक रजिस्टर होता है जिसका नाम होता है हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी बहुत इन इंस्ट्रक्शंस के बारे में आपको बहुत अच्छे से दिया होता है। सारे इंस्ट्रक्शन का नाम, उनकी डेफिनेशन, क्या क्या फंक्शन है, वो सारे आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी दिए होते हैं। ठीक है, तो एक इंस्ट्रक्शन, एक रजिस्टर का नाम क्या है, एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। और जो ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है ना, उसी के अंदर, ये नाम से ही पता चल रहा है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, तो इसी के अंदर ही तो जाकर हमारी इंस्ट्रक्शन स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, अब 16 बिट आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग जो प्रोसेसर के अंदर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है होता है, वो भी हमारा 16 बिट का ही होगा ना। इसी में लिखा होता है कि हमारा जो कंप्यूटर है उसे मतलब 3 बिट का होता है। इसी में लिखा होता है कि हमारा कि क्या करना है हमारे कंप्यूटर को। ठीक है, और सेकंड देखिए, आगे आता है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ये क्या है, एक सर्किट है। ठीक है, जो हमारे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स में स्टोर हो रखी है ना, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को ये क्या करता है, रीड करता है और डिकोड करता है। ठीक है, रीड करेगा, देन उसे डिकोड कर देगा, और उसके बाद एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशन। ठीक है, उसको बताएगा एएलयू को कि तुमको ये क्या मतलब काम करना है और तुमको क्या काम नहीं करना है, क्या काम करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शन हमारी सीयू देता है एएलयू को। ठीक है, मीन्स एएलयू कई तरीके के कैलकुलेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एएलयू अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। एएलयू अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, सीयू उससे जैसे जैसे बोलेगा वो अपना वैसे वैसा काम करेगा। ठीक है, अब जो सीयू है मतलब कंट्रोल यूनिट है, इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद एएलयू से कह रहा है कि उसे क्या काम करना है। अब एएलयू उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा, और पहली इंस्ट्रक्शन हमारी क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, एक के बाद एक ये सारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता जाएगा, जिसके बाद हमारा फाइनली हमारा जो प्रोग्राम है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अपने सेकेंड मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो हमारा क्या था कि किस तरीके से आप सी लैंग्वेज से अपने सॉफ्टवेयर को प्रिपेयर करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन सी। ठीक है, अब हमें बनाना क्या है, एक .exe फाइल हमें बनानी है। ठीक है, बिकॉज .exe फाइल ही हमारा क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। अब सपोज करो हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है, उसका नाम है sum.exe। ठीक है, और इस फाइल को बनाने में प्रॉब्लम ये है, ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि जो ये फाइल है, ये वाले जो सॉफ्टवेयर है, वो हमारा डिपेंडेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब कि अगर ये फाइल मैं डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाती हूँ ना,
तो किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को ये लैंग्वेज समझ नहीं आती, वो नहीं जानता कि ये क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा। इस फाइल को मैं बनाती भी हूँ तो मैं केवल सिर्फ डॉस पर ही चला सकती हूँ, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पर लाइक नीलेक्स यूनिक्स इन सब पर ये मैं इसको नहीं चला सकती, बिकॉज ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट कोड है हमारे सामने। तो इसलिए सी में जब भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो वो एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से बनाया जाता है। तो मैं ये लैंग्वेज सीख भी लूँ, ठीक है, और सीख लेती हूँ, और हमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग अलग कोडिंग भी सीखनी होगी। इससे बेटर है मैं इस लैंग्वेज को, मतलब 01 की लैंग्वेज को सीखने से बेटर है कि मैं एक सी लैंग्वेज को सीख लूँ, ठीक है। सी लैंग्वेज मेरी बहुत इजी भी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। अगर सी लैंग्वेज में हम कोडिंग करेंगे, सी लैंग्वेज में हमने कोडिंग कर दी, और ये कोडिंग से जो हमारी फाइल बनती है ना, वो भी हमारी एक सॉफ्टवेयर नहीं बनता, वो उससे भी हमारी एक फाइल होगी, वो एक हमारी सोर्स फाइल होगी जिसका एक्सटेंशन हमारा होता है डॉट सी, ठीक है, जिसको हम सोर्स फाइल कहते हैं, ठीक है। जो हमारा सी की कोडिंग करने के बाद हमारी जो फाइल बनती है ना, वो हमें से हम सोर्स फाइल कहते हैं। और सी का कोई भी फाइल अगर आप सेव करोगे तो वो फाइल आप डॉट सी के नाम से सेव करोगे, ठीक है। अब ये फाइल में सी लैंग्वेज में वो लिखा होता है, मतलब हम सी लैंग्वेज में नॉर्मली जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें हम ये लिखते हैं कि हमें मशीन से क्या क्या कराना है। फॉर एग्जाम्पल बट हमें 2 नंबर को ऐड करवाना है तो नॉर्मली हम वहाँ पे वही टाइप करते हैं, बट ये सॉफ्टवेयर नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया डॉट सी एक सोर्स फाइल है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट EXE फाइल को ही अंडरस्टैंड करता है, डॉट सी को नहीं करता। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई सी लैंग्वेज वगैरह नहीं आती है। तो क्वेश्चन इज दैट, आपके माइंड में क्वेश्चन ये आया होगा, भाई हम फिर सीख ही क्यों रहे हैं इस लैंग्वेज को, जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी सी लैंग्वेज को भी नहीं समझ सकता, तो क्यों हम इस लैंग्वेज को सीख रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा जो डॉट EXE डिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको उसकी लैंग्वेज सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। जो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारी सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट लैंग्वेज है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको सीखना बहुत डिफिकल्ट है। बट ये हमारा जो है हार्डवेयर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। जो हमारी सी लैंग्वेज है ये हमारी हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है। तो सी में प्रोग्राम बनाना इजी है, और यूजर फ्रेंडली वे से भी हम इसे बना सकते हैं। नॉर्मली हम इसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमें 2 नंबर को ऐड कराना है तो इस तरीके से वो वर्क करेगा, ठीक है। और अगर मैं 01 की कोडिंग करने बैठती हूँ तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नॉर्मली मैं इंग्लिश में अपनी लैंग्वेज में कोडिंग कर रही हूँ, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, और मैं 01 की फॉर्म में लिख रही हूँ तो बहुत टिपिकल हो जाएगा मेरे लिए सीखना। तो दैट्स वाई, यही रीज़न है कि हम अपनी जो सी लैंग्वेज है उसमें हम कोडिंग करते हैं। लेकिन अब नीड है, सी में हमने कोडिंग कर ली, हमारे पास सोर्स फाइल आ गई, अब हमें किस चीज की नीड है, डॉट सी कन्वर्ट करने की। उसे कन्वर्ट करने के लिए हमें उसमें क्या लगाना पड़ता है, एक सॉफ्टवेयर लगाना पड़ता है। सॉफ्टवेयर क्या है, वो हमारा प्री प्रोसेसर। मतलब जैसा समझ रहे हो ना, मैंने आपसे क्या बोला कि जो डॉट सी है, सी लैंग्वेज को लिख के जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं सी लैंग्वेज, उससे हमारी जो फाइल बनती है वो फाइल बनती है हमारी डॉट सी, ठीक है। वो एक फाइल है, सोर्स फाइल है, नॉट अ सॉफ्टवेयर। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो हमारे सॉफ्टवेयर को ही समझता है जो हमारा डॉट EXE में होता है, ठीक है। तो अब हमें इसको मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म बनाने के लिए उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस फाइल को एक सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें सबसे पहले इसमें क्या लगाना पड़ेगा, प्री प्रोसेसर, ठीक है। आपके प्रोग्राम में जितने भी स्टेटमेंट हैश से स्टार्ट होती है ना या होती हैं, उनको हैंडल करता है हमारा प्री प्रोसेसर। जितनी भी आगे हैश से स्टार्ट होने वाली स्टेटमेंट आप अपने प्रोग्राम में यूज करोगे, उन सबको हमारा कौन हैंडल करता है, हमारा प्री प्रोसेसर हैंडल करता है, ठीक है। अब सेकंड है हमारा हेडर फाइल्स। अब ये हेडर फाइल्स का क्या मतलब है, जो फ्रेंड्स जो ये हेडर फाइल्स है ना, वो हमारी प्री डिफाइंड होती है। मतलब इन हेडर फाइल्स को हमें
हमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कैसे क्रिएट करें कैसे नहीं क्रिएट करें। इनको हमें क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इनको सिर्फ हमें यूज़ करना होता है। हमारी सी की लाइब्रेरीज में ये फाइल्स पड़ी हुई होती हैं, सिर्फ हमें उनको यूज़ करना है। ठीक है। अब और जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे आप कोई कॉलेज है कोई स्कूल है, स्कूल की लाइब्रेरीज है, ठीक है, वहां पे आपको कोई बुक चाहिए, मल्टीपल बुक्स होती है हमारी लाइब्रेरी में, हर तरीके की बुक्स आपको मिलती है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली वहां पे जाओगे, लाइब्रेरीज में बुक्स को इशू करा लोगे। ठीक है। आपको ये नहीं टेंशन लेनी कि वो कितने की है, कितने की कैसे परचेज करूं वगैरह वगैरह, ये सब कुछ आपको नहीं करना। सेम एज हमारी हेडर फाइल्स का है। तो अब इनका लगा जरूरी होता है। ठीक है। इनका हम सिर्फ यूज करते हैं, ये हमारी प्रीडिफाइन है, और इनका लगना हमारे प्रोग्राम में बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रोग्राम में ऐसी लाइंस हमें लिखनी होती हैं जिससे कि हमारा जो प्री प्रोसेसर है, हमारे हेडर फाइल का जो कंटेंट है, उसको हमारे फाइल के कंटेंट में मिक्स कर दिए। हेडर फाइल का कंटेंट क्या करता है, हमारे फाइल के कंटेंट में इसको मिक्स कर देगा। ठीक है। जिससे कि हमारी न्यू फाइल बनेगी। ठीक है। वो हमारी न्यू फाइल बनेगी वो क्या होगी, हमारी सम डॉट आई के नाम से। हमने एक न्यू फाइल बना ली जिसका नाम क्या हुआ, सम डॉट आई। अब सेम एज हमारी जो फाइल है, बस हैश से स्टार्ट होने वाले जो स्टेटमेंट है ना, वो हटके कुछ नए स्टेटमेंट वहां पे आ गए हैं। ठीक है। सिर्फ वो हमारे हैश वाले स्टेटमेंट वहां से हट चुके हैं, उसकी जगह हमारी कोई नई फाइल बन के हमारे पास आई है, हमारे पास एक न्यू फाइल बन के आई है। ठीक है। हमारे पास एक न्यू फाइल बन के आ चुकी है। अब जो हमारा जो studio.h है, इसमें जितना भी हमारा कंटेंट है, ठीक है, जितना भी हमारा हेडर फाइल studio.h हमारी एक हेडर फाइल है, इसमें जितना भी हमारा कंटेंट है वो हमारे सारे प्रोग्राम में क्या कर देगा, हमारे प्रोग्राम में उसको ऐड कर देगा। ठीक है। हेडर फाइल हमारा एक कौन सी है, studio.h, इसमें जितना भी हमारा कंटेंट होगा वो क्या कर देगा, हमारे प्रोग्राम में उनको ऐड कर देगा। अब जो ये फाइल बनी है ना, उसे कंपाइलर सॉफ्टवेयर की हेल्प से, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, उसकी हेल्प से करना है इसको ट्रांसलेट। ठीक है। हमने क्या करा, इसको क्या कर दिया, ट्रांसलेट। हमने कंपाइलर की हेल्प से हमने क्या कर दिया, इसको ट्रांसलेट कर दिया। ट्रांसलेट करने के बाद एक न्यू फाइल बनेगी जिसे आप कहोगे सम डॉट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट फाइल बनी है हमारी किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो कंपाइलर होता है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपाइलर जो है हमारा अलग अलग होता है। ठीक है। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारा अलग अलग कंपाइलर होता है। कोई लाइंस के अकॉर्डिंग, डॉस के अकॉर्डिंग, कोई लिनक्स के अकॉर्डिंग, तो कंपाइलर हमारा अलग अलग सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। कंपाइलर जो फाइल बनाएगा ना, उसका नाम होगा सम डॉट ओ ऑब्जेक्ट। अब आपने नोटिस करी होगी कि इसका जो नेम है वो तो सबका सेम है, फाइल का जो हमारी मेन फाइल थी उसके फाइल के नेम से की तरह ही है, बस डिफरेंट क्या है, इसका एक्सटेंशन चेंज हो गया है। ठीक है। अब हमें नीड है लाइब्रेरी फाइल्स, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट फाइल है वो में बहुत कुछ ऐसा लिखा होता है, मतलब हमें अब लाइब्रेरी फाइल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट फाइल में अभी बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ ही नहीं आएगा। तो उनका मीनिंग लाइब्रेरी फाइल में लिखा हुआ होता है। जैसे कि मैं जो एक एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे आप कोई इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हो, आपको कुछ मीनिंग्स नहीं समझ में आ रहे, तो वो मीनिंग्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, आपको वो मीनिंग्स मिल जाएंगे आपके डिक्शनरी के अंदर। सेम ऐसे ही हमारे इस ऑब्जेक्ट फाइल में बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ ही नहीं आ रहा, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, लाइब्रेरी फाइल्स के उसे मतलब हमारे फाइल्स में कुछ हमारा ऐसा लिखा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं समझ आ रहा, हमें अब क्या करना है, हमें उसके लिए अब हमें लाइब्रेरी फाइल के कोड को ऑब्जेक्ट फाइल के कोड के लिंक करना है। ठीक है। लाइब्रेरी फाइल के कोड को ऑब्जेक्ट फाइल के कोड से लिंक करना है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक सॉफ्टवेयर की। उस सॉफ्टवेयर का नाम है हमारा लिंकर। ठीक है। उस सॉफ्टवेयर का नाम है हमारा लिंकर। ठीक है। अब देखिए हमारा जो लाइब्रेरी फाइल्स थी,
ठीक है, हेडर फाइल्स हमारी लाइब्रेरी फाइल्स ही तो है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट फाइल जो है उसमें लिंकर ने क्या कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया, मतलब अब ये समझ गया कि इसमें क्या लिखा है, सब कुछ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आ चुका है। उसने फाइनली हमें एक सॉफ्टवेयर दे दिया सम डॉट ई के नाम से। सम डॉट ई हमारा एक सॉफ्टवेयर है। जनरली आप अगर फ्रेंड को, अपने क्लाइंट को कोई सॉफ्टवेयर दे रहे हो, कोई प्रोग्राम दे रहे हो, तो आप उसे पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर उठा के दोगे। अब नेक्स्ट एक मेन क्वेश्चन जो आता है, वो क्वेश्चन ये आता है कि क्या जिसको आपने ये फाइल दी है, ये सॉफ्टवेयर दिया है, उसे अपने कंप्यूटर में कंपाइलर की नीड होगी? तो आंसर इज नो। उसे अपने कंप्यूटर में ना किसी कंपाइलर की, ना किसी लिंकर की, ना प्रोसेसर की, ना हेडर फाइल्स की, किसी भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट उसे नहीं होगी। आपको जरूरत है, बिकॉज यू आर डेवलपर, आपको इन सारे सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट होने वाली है, बट उसको नहीं होगी। वो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर लेगा, उसे रन करेगा। तो ये था आपका बेसिक आपके सी लैंग्वेज का। अब हम लेक्चर 2 की बात करेंगे, जिसमें हम आगे सी के बारे में ही पढ़ेंगे। कुछ आइडेंटिफायर्स वगैरह, वेरिएबल, कांस्टेंट वगैरह क्या क्या होते हैं, ये हम समझ के चलेंगे पहले से ही। तो होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक के मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।